गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इट इज़ लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एंड एलोकेट राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, कि और हमारा कौन हमारा सबॉर्डिनेट है, कौन हमारा सुपीरियर है, उसके बारे में बताती है। एक लाइन में अथॉरिटी, एक फ्रेमवर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अरेंज करता है अथॉरिटीज़ को एक लाइन में एंड कम्युनिकेशन को एक लाइन में अरेंज करता है, और राइट एंड ड्यूटीज़ जो होती हैं एम्प्लॉयज़ की उनको असाइन करता है। ठीक है, इसका मेन एम यही होता है कि हमने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं हर एक एम्प्लॉय के, उनको क्लियरली डिफाइन करना होता है उनको। ठीक है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, फर्म को, ताकि हर जो फर्म के सारे काम हैं उनको ईजिली किया जा सके और एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। तो ये एक पैटर्न होता है जिसमें जॉब्स जो हैं, फर्म में जो जॉब्स है उनको उनको एक लाइन में अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्डर्स इन अ फर्म, की डायरेक्शन जो हमने ऑर्डर देने हैं उनका फ्लो किधर से हो रहा है, वो टॉप लेवल से नीचे जा रहे हैं या बॉटम से अपर जा रहे हैं, या अपर से बॉटम पर आ रहे हैं। तो ये सारा फ्लो जो एक डायरेक्शन बताती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको हम स्केलर, मिलिट्री और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैनेजर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, कि वो डायरेक्टली उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ मैनेजमेंट डेजिग्नेशंस होती हैं, वहाँ से लेकर नीचे तक आती है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स है, एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि यहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर्स है, उसके अंदर फॉरमैन ए है, फॉरमैन बी है, फॉरमैन सी है, तो उसके अंदर वर्कर्स काम करें। तो दूसरी साइड डिपार्टमेंटल है, जो उसमें देखिए फॉरमैन ए एक, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फॉरमैन ए भी स्पाइनिंग डिपार्टमेंट का है, फॉरमैन ए स्पाइनिंग डिपार्टमेंट बन गए तीन, तो उनके अंदर वर्कर्स काम करें। राइट, नेक्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट लाइन और अथॉरिटी जो है वो वर्टिकुलर होती है, क्योंकि इसमें टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो चलता है। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन की जाती है एक स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट, सारे पर्सन जो होते हैं सेम लेवल पर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंड नहीं होते एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफाई करती है रिस्पॉन्सिबल एंड अथॉरिटी, सारे लेवल पर जो सारी पोजीशंस पर काम करते हैं उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई कर दिया। तो इसके नेक्स्ट है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फर्स्ट, मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स मीन डिसएडवांटेजेस, कि इसके हमें क्या लाभ और हानि है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी मेरिट है सिंप्लिसिटी। तो ये मेथड जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इसमें जो डायरेक्ट फ्लो होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में उनकी जगह कहाँ है, वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इसमें क्यों होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि डायरेक्ट फ्लो होता है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन बनकर रहता है। सबको पता होता है कि मैं किसके अंडर काम कर रहा हूँ ना, कि मेरा सुपीरियर कौन है, मैं किसको आंसरेबल हूँ, तो वो सारा पता होता है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट डिसीजन। ये एक, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट कंट्रोल होता है मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। तो वहाँ पर वो उसको डिसीजन लेना इजीली हो जाता है, इम्प्लीमेंट करना उसको इजी हो जाता है, क्योंकि उसको किसी एक्सपर्ट की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं होती कोई भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट इज ऑर्डरली कम्युनिकेशन। लाइन अथॉरिटी में एक प्रॉपर लाइन बनी होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना होता है डिसीजन लेने का। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रॉपर लाइन में होता है। ठीक है, हमें पता होता है कि हमें किससे, हमारा कौन सबॉर्डिनेट है, उसको एक ही सुपीरियर से कमांड्स मिलनी है। तो वहाँ पर वो जो हमारा एम्प्लॉय है वो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बॉस को आंसरेबल होंगे। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो हो ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर्स में होता है। ईजी सुपरविजन एंड इकोनॉमिकल। तो जो सुपीरियर होता है उसको पता होता है कि उसका ये सबॉर्डिनेट है, तो उसका एक ही सबॉर्डिनेट होता है जिसको उसने कमांड्स देनी होती है ना, वो
तो वहाँ पर जो सुपरविज़न करना होता है वो मैनेजर के लिए ईज़ी हो जाता है, और ये इकोनॉमिकल है। यहाँ पर ये इकोनॉमिकल में है मीन्स कि इसमें कॉस्ट कम आती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं उनको किसी स्टाफ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है क्योंकि मैनेजर जो हैं उनको हर एक डिवीज़न, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ही होती है, उन्होंने ही सारे डिसीजन लेने होते हैं बाइंग के ऊपर, है ना, बाइंग के, इकोनॉमिक्स के, किसी को एम्प्लॉय करने के लिए वो सारे डिसीजन उसी ने लेने होते हैं। तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारे मैटर्स को अकेले हैंडल करना, सारे मैटर्स को, तो वो फेल हो जाता है कि किसी एक एरिया में उसकी स्पेशलाइजेशन हो। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग। उसके अंदर जो कंसेप्चुअल थिंकिंग होती है, जो सॉरी जो कंसेप्चुअल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो कमी आ जाती है लाइन मैनेजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक अप्रोच। जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होती है, ठीक है, उन्हीं के पास होती है कि सारे सेंट्रलाइज उन्हीं ने करना होता है, सारा कुछ फाइनलाइज करना होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि सबॉर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है सुपीरियर के द्वारा, कि यहाँ पर से क्या जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर से नीचे तक होती है, जिससे एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है, मोटिवेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, वो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी, कि ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ सूटेबल होती है। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर ये सूटेबल होती है। यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो और उनके सबॉर्डिनेट्स की जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट है वो कम हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है कि ये क्रिएट की जाती है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड करके उनके फंक्शनल एरिया के बेसिस पर, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इस पर्पज़ के लिए फंक्शंस जो है वो उनको क्लासीफाइड किया जाता है उनके बेसिक, सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पोर्शन होता है अथॉरिटी का लाइन मैनेजर्स के लिए, जो उनको गिवन की जाती है फंक्शनल एक्सपर्ट्स द्वारा, ठीक है, स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसकी फीचर्स होती है कि जो है ना, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिवाइड होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड होती है। ईच फंक्शनल एरिया जो है एक एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है। फॉर किसी भी डिसीजन के लिए उनको कंसल्ट लेना पड़ता है किसी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट का, और लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, हेड ऑफिस है, फिर उसको डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट फंक्शंस उनके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस और पर्सोनल डिपार्टमेंट। फिर प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट किया है। फिर उनके आगे फंक्शनल एरिया है, ठीक है। तो फंक्शनल एरिया में हाई स्पेशलाइजेशन होती है कि हर एक मैनेजर्स होता है जो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइजेशन होता है। जो मार्केटिंग का होता है वो मार्केटिंग की उसको सारी नॉलेज होती है कि मार्केटिंग में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करें। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको ये इसकी अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक्स के बारे में पता होता है। तो वो सारों को अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने एरिया ऑफ एरिया में वो स्पेशलाइज होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। नेक्स्ट है क्लियरिटी इन फंक्शनिंग। उनको हर एक को अपने अपने फंक्शन की क्लैरिटी होती है कि उन्होंने क्या फंक्शन करना है, कि उनके फंक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नो डुप्लीकेशन, की जो काम होता है उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती। वो एक काम सिर्फ एक बार होता है, उसको डुप्लीकेट बार बार उसको डुप्लीकेसी नहीं होती उसकी। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है कि हर एक बंदा स्पेशलाइजेशन होता है, तो सारे अपने अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना भी इजी हो जाता है इसमें। डीमेरिट कॉल फॉर मोर, इसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि इसमें स्पेशल जो फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं उनकी हमें कंसल्ट लेना पड़ता है उनसे। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। तो ये फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ सूटेबल होती है, वहाँ ज़रूरी बन जाती है जहाँ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है और बिजनेस एक्टिविटी जो है वो उनको कंप्लीट करना होता है, राइट। नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, ये मीनिंग है, आप यहाँ पर मीनिंग कर लेना, राइट। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ एक पैटर्न होता है, जहाँ पर
स्टाफ स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेते हैं लाइन मैनेजर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो लाइन पीपल जो है उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है, स्टाफ पीपल उनको रेकमेंड करते हैं, उनके पास राइट होता है कि वो उनको रेकमेंड करे कोई भी चीज़, बट उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी प्रेफरेंस जो है उनके डिपार्टमेंट पर इन्फोर्स करें, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स। तो दिस रीजन स्ट्रक्चर क्लियरली, ये जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंस बताती है दो एस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो स्टाफ ऑफिसर जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ लाइन ऑफिसर को, उनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो उनको कमांड दे सके। तो जो स्टाफ होता है वो सप्लीमेंट होता है लाइन मेंबर्स का। तो ठीक है, ये देख लीजिए आप डायग्राम लाइन एंड स्टाफ का कि एमडी है, फिर जनरल मैनेजर्स है, फिर उनके आगे डिपार्टमेंट में इनको डिवाइड किया गया है डीबीएम ऑफिसर वर्कर्स, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है वो स्टाफ अथॉरिटी की है, और जो दूसरी लाइन है ना डार्क लाइन है वो लाइन अथॉरिटी की है, राइट। नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कि फंक्शनल स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, जिनका एम होता है कि दोनों के जो लाइन एंड फंक्शनल एरिया है उनको मेरिट्स को कंबाइन करता है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट नॉलेज आ जाती है। फिर फंक्शनल स्पेशलिस्ट जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को बहुत सारे मैटर्स में, उनको बेटर प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं पर्सोनल की, और मोर स्किल डेवलपमेंट करते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप में एक फ्रिक्शंस आ जाती हैं, जेलसीज आ जाती हैं उनके बीच में। लाइन मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं स्टाफ एक्सपर्ट पर, और जिससे उनकी अपनी जजमेंट और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी रिकमेंडेशन जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो सूटेबिलिटी कहाँ है इसकी, ये इसकी जो सूटेबल है, इनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हम ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जहाँ स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज़ को लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, राइट। नेक्स्ट इज मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये वॉलिडेशन करती है यूनिटी ऑफ कमांड की। यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करती है, और ताकि हम जो कोऑर्डिनेट कर सके प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकें। जो पर्सोनल है वो ड्रॉन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट। जो पर्सोनल होता है उनको जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके वहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है जी। ईच फंक्शनल स्टाफ जो होता है उसके 2 बॉसेस होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर का हेड। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू मैट्रिक स्ट्रक्चर, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक कल्चर एंड मैट्रिक बिहेवियर। तो ये आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, कि प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर्स है, ठीक है, और दूसरी साइड प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट डी के मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो जो डॉटेड लाइन है वो हमारी प्रोजेक्ट अथॉरिटी है, और जो डार्क लाइन है वो हमारी लाइन अथॉरिटी की है, राइट। तो फर्स्ट इसके एडवांटेजेस, ठीक है, फर्स्ट इसका यहाँ पर ऑपरेशनली फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर काम कर सकते हैं कि जैसे, ठीक है। तो फोकस, ठीक है, एंड रिजल्ट पर फोकस किया जाता है। पर्सनल प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो एम्प्लॉयज़ की होती है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। इट होल्ड एन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मैनेजमेंट के जो रिसोर्सेज उनको होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट इस इसके डीमेरिट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको वॉलेटाइल करता है, तो ना ख़राब करता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना। एम्प्लॉय जो है वो कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, वहाँ सूटेबल होता है जहाँ प्रेशर होता है ड्यूल फोकस पर, प्रेशर होता है हाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर, प्रेशर होता है शेयर्ड रिसोर्सेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस, केमिकल, बैंकिंग, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।